नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साहित्य सौंदर्य चैनल की इस श्रृंखला में, जिसमें हम तोड़ो कविता के एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित इस कविता के कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव के लिए एमसीक्यू किस तरह से पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, तोड़ो एक उद्बोधन परक कविता है, सत्य है अथवा असत्य है। तो ये सत्य है। इस कविता के लिए आपको ये शब्द याद रखना है, उद्बोधन परक कविता अर्थात चेतना जागृत करने वाली कविता, जो हमें नव निर्माण की चेतना देती है, ज्ञान देती है कि हमारा जीवन निरर्थक नहीं बीतना चाहिए और हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं। यही ज्ञान, यही उद्बोधन परकता यह कविता हमें देती है। प्रश्न क्रमांक 2, ये झूठे बंधन तोड़ो पंक्ति में झूठे बंधन किसे कहा गया है? रिश्तेदारों को, ठीक लगता है, मित्रों को, भ्रम को जो अच्छे कामों में बाधा बनते हैं, धोखेबाज मित्रों और रिश्तेदारों को। विकल्प रिश्तेदारों और मित्रों की बात या धोखेबाज मित्रों की बात ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं विकल्प ग की, जिसमें लिखा गया है भ्रम को जो अच्छे काम में बाधा बनते हैं, तो इसी भ्रम में धोखेबाज मित्र भी आ जाते हैं, क्योंकि हम उन पर विश्वास करते हैं जो कि विश्वास करने योग्य नहीं है, इसलिए हम भ्रम में हैं, हम रिश्तेदारी के भ्रम में हैं, धोखे में हैं। तो भ्रम शब्द के विकल्प के साथ हम चलेंगे, इसलिए सही उत्तर होगा भ्रम को जो अच्छे कामों में बाधा बनता है, ऐसा भ्रम जो हमारे आसपास हमें अच्छे कामों से रोकता है, उसे कवि ने झूठे बंधन कहा है। तोड़ो कविता के कवि कौन हैं? आपको याद रखना है, कवि है रघुवीर सहाय जी। गुलेरी भी नहीं है, अज्ञे जी भी नहीं है, तुलसीदास जी भी नहीं है। तो तोड़ो कविता के कवि है रघुवीर सहाय जी। प्रश्न क्रमांक 4, तोड़ो कविता में खेत की तुलना किसके साथ की गई है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। खेत की तुलना बुद्धि से की गई है? नहीं, मन से की गई है, दिमाग से भी नहीं और विचारों से भी नहीं। जिस प्रकार खेत में बहुत कुछ उगाया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे मन में भी वो शक्तियां होती है जिससे हम बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए मन की तुलना खेत के साथ की गई है। तोड़ो कविता में क्या संदेश दिया गया है? सृजनशीलता का, ठीक लगता है, खेत में काम करने का नहीं, खेत तोड़ने का नहीं, पत्थर तोड़ने का भी नहीं। यहाँ पर एक ही विकल्प सही है और वह है सृजनशीलता का। आप सभी को एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगी, यदि आपने तोड़ो कविता साहित्य सौंदर्य के वीडियो से सुनी है तो ठीक है, यदि नहीं सुनी है तो आपको आई बटन में कविता मिल जाएगी। पहले कविता को सुनिए, समझिए, उसके बाद ही एमसीक्यू के प्रश्न आपको समझ में आएंगे। नहीं तो यह कविता इतने गूढ़ और छिपे हुए अर्थ देती है कि आपको कविता समझ में नहीं आएगी। और कुछ एक कविताएं ऐसी है जो आपको हेल्प बुक से नहीं पढ़नी चाहिए। तोड़ो एक कम सत्य, जिसके सही उत्तर आपको वहां से नहीं मिलेंगे। खेत में पड़े कंकड़ पत्थर की तुलना मन में पड़े किन विकारों से की गई है? विकार अर्थात दोष। हमारे मन में भी कई दोष होते हैं। जिस तरह से खेत में कंकड़ पत्थर बीज को पनपने से रोकते हैं, बाधा बनते हैं, उसी तरह हमारे मन में भी जो अच्छे काम करने का हमारा मन जब करता है तो कुछ कंकड़ पत्थर की तरह अटकने वाले विकार होते हैं। उन विकारों को दूर करना जरूरी हो जाता है। तो कंकड़ पत्थर की तुलना किससे की गई है? वो है आलस्य, सही है, खीज, ऊब, इसकी भी बात कवि ने की है। तो उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए हम चलेंगे घ के साथ कि जो खेत में कंकड़ पत्थर बताए गए हैं वह मन के खीज, ऊब और आलस्य के प्रतीक हैं। प्रश्न क्रमांक 7, कविता में यह आधे आधे गाने किसे कहा गया है? आधे लिखे गए गानों को? नहीं, ये ऊपर ऊपर से उसका अर्थ हुआ। आधे गाए गए गीतों को? नहीं। मन के अधूरेपन को होल्ड पर रखते हैं। आलस के कारण आधे छोड़े गए कार्यों को। तो यहाँ पर दो विकल्प हमें सही लग रहे हैं। मन के अधूरेपन को हम कर देते हैं गलत और सही विकल्प होगा आलस के कारण जो काम हम शुरू करके बीच में ही आधा छोड़ देते हैं उसे कहा गया है आधे आधे गाने।
उदाहरण देना चाहूंगी, यदि आप पेंटिंग शुरू करते हो, बीच में बोर हो जाते हो, आलस आ जाता है, तो उस काम को आधा छोड़ देते हो। आप पियानो बजाना सीखना शुरू करते हो, बीच में आप सोचते हो कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, बोरिंग है, और छोड़ देते हो। तो जब हम मन में जब ऊब जैसा कंकड़ पत्थर आ जाता है, तो वो हमें अच्छे काम करने में बाधा बनता है, रोकता है। तो आलस, ऊब के कारण जब हम आधे अधूरे काम छोड़ देते हैं, उसी को कवि ने कहा है ये आधे आधे गाने। तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो। तो ये ऊसर बंजर क्या है? ऐसी भूमि जहां पर कुछ अनाज या पेड़ पौधा उगता नहीं है, उसे कहते हैं ऊसर बंजर। जब उसे खोदा जाता है, मिट्टी में से कंकड़ पत्थर अलग किए जाते हैं, तो ऐसी भूमि भी उपजाऊ बन जाती है, उसमें भी खेत की तरह खेती की जा सकती है। इसलिए कवि ने इस पंक्ति से क्या आशय बताया है, यही प्रश्न में पूछा गया है। खेत को उपजाऊ बनाओ, सही लगता है। बंजर धरती को हल से खोदो, ये भी सही लगता है। सब जगह खेत बना दो, सृजन करो, ये भी सही लगता है। मन की उदासीनता को त्याग कर सृजनशील बनो, ये सबसे ज्यादा सही लगता है। क्योंकि जहां जहां कवि खेत की बात कर रहा है, वहां पर असल में खेत की बात न करके वो मन की ही बात कर रहा है। इसलिए हम चलेंगे घ विकल्प के साथ। मन की उदासीनता को त्याग कर हमें सृजनशील बनना है। जिस तरह ऊसर बंजर जमीन भी हल चलाने के बाद उपजाऊ बन जाती है, उसी तरह से ऊब और आलस्य को जब हम मन में से निकाल देते हैं, तो वह भी सृजनशील बन जाता है। हम चलेंगे घ विकल्प के साथ। मन की उदासीनता को त्याग कर सृजनशील बनना है। प्रश्न क्रमांक 9, ये चरती परती तोड़ो पंक्ति का क्या तात्पर्य है? खेत की परतें तोड़ो। परतें अर्थात लेयर्स, जो एक के बाद एक लेयर होती है, सतह, वो तोड़ो। तो अगर बहुत सालों तक सतहें ऐसे जम जाती है, तो वो पत्थर में बदल जाती है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा ऐसे सतह आपको दिखाई देगी आराम से। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। अर्थात खेत की परतें तोड़ो, मन के अधूरेपन की परतें तोड़ो, मन पर जमी ऊब खींच की परतें तोड़ो। ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। मिट्टी की परतें तोड़ो। तो ये सब जो है बाहरी स्तर पर सही है। जो उसका असली गूढ़ छिपा हुआ अर्थ है, वह यह है कि मन में जमी हुई ऊब खींच की जो परतें हैं, जो लेयर्स हमारे मन में बोरियत की जम गई है, खींच यानी गुस्से की जम गई है, उसे तोड़ना है। तभी हम कुछ अच्छा करने में मन लगा पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10, मिट्टी में दूब अर्थात घास अपने आप उग जाती है, यह क्या दर्शाता है? मिट्टी से पौधे उगते हैं, ठीक है, मिट्टी बहुत बढ़िया है, ये भी लगता है। मिट्टी बंजर है, अनुपजाऊ है, ये गलत है। मिट्टी में रस है अर्थात वह उपजाऊ है। तो कवि ने कविता में कहा है, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। तो मिट्टी में हम घास को नहीं उगाते, वो अपने आप उग जाते हैं। इसका मतलब मिट्टी में ताकत है कुछ पैदा करने की, कुछ उगाने की। वैसे हमारे मन में भी कुछ अच्छा करने की ताकत है। बस जो हमें गुस्सा आता है, जो हमें बोरियत लगती है, उस सब को मन से हटा देना है, तब हमारा मन कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सही विकल्प हुआ घ, मिट्टी में रस है अर्थात वह उपजाऊ है। कविता का प्रारंभ तोड़ो शब्द से होता है और अंत गोड़ो शब्द में होता है, ऐसा क्यों? तोड़ना जरूरी है, गलत है। तोड़ना और गोड़ना दोनों जरूरी है, ठीक है। खेत में पहले तोड़ा और फिर गोड़ा जाता है, सही है। सृजन की प्रक्रिया में तोड़ने और गोड़ने दोनों का महत्व है। तो इसलिए जब भी हम कुछ नया बनाते हैं तो तोड़ते हैं। अब भगवान की मूर्ति ही ले लो, पहले हम मिट्टी तोड़ेंगे, इकट्ठी करेंगे, उसको भुरभुरा करेंगे कूट कर, फिर वो जब एक जैसी हो जाएगी तो उससे भगवान की मूर्ति बनाएंगे। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि हर सृजन में पहले तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद ही हम कुछ नया बना सकते हैं। ये विकल्प घ सही हो जाता है, बाकी सब हो जाते हैं गलत। सृजन की प्रक्रिया में तोड़ने और गोड़ने दोनों का महत्व है, इसलिए कवि ने कविता शुरू की है तोड़ो शब्द से और अंत किया है गोड़ने से। गोड़ना अर्थात खेती की क्रियाओं के दौरान जब मिट्टी तैयार हो जाती है कुछ पैदा करने के लिए, उसे कहते हैं गोड़ना।
हमेशा की तरह अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न क्रमांक 12। तोड़ो कविता का केंद्रीय भाव अर्थात सेंट्रल आइडिया क्या है? सृजन करो, तोड़कर कुछ नया बनाओ, या विध्वंस करो, या सब कुछ तोड़ दो, या खेत की तरह मन को सृजन के लिए तैयार करो। अब इसका सही विकल्प आपको कमेंट बॉक्स में शब्दों में लिखना है। आजकल गूगल की मेहरबानी से हिंदी लिखना बहुत आसान हो चुका है, तो आप सभी से निवेदन है कि हिंदी भाषा में अपने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, यदि आपको कोई पार्ट ज़्यादा कठिन लग रहा है तो उसका वीडियो मैं सबसे पहले बना दूँगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड रख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।